तो आइए शुरू करते हैं। डिस्क्राइब पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इफ q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड q इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और q फंक्शन ऑफ टाइम होने करने का मतलब क्या है कि ये या तो ये वोल्टेज सोर्स होगा जो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, या फिर एक करंट सोर्स होगा जो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, या सिंपली कह रहे हैं q कोई एक्साइटेशन सोर्स है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास फिर कौन सी आ जाएगी? dy बाई डी टी प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। ये इक्वेशन अगेन सेम इक्वेशन है क्योंकि q प्रेजेंट है। अब यहां पर कंसेप्ट आता है, ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें एक कंसेप्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जनरली हम पीआई कहते हैं। मींस इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए जो इसका सोल्यूशन होगा y इक्वल्स टू दैट विल बी पी आई प्लस सी एफ। दिस इज सी एफ, ये सोल्यूशन होगा। तो जनरली पी आई को हम बोलते हैं वाई पी, मीन्स सोल्यूशन ऑफ वाई फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल, और ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऐसे भी कह सकते हैं y इक्वल्स टू वाई पी प्लस वाई सी। अब हमारा मेन एम क्या है? वाई पी और वाई सी को सॉल्व करना। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे सॉल्व करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, तो जो y का कंपोनेंट है, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज डिफाइंड एज e रेज टू पावर, यहां पे जो y का कॉफिशिएंट है, y का कॉफिशिएंट क्या है? p। ठीक है, डिफरेंशियल पार्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं। जहां पर y है उसका कॉफिशिएंट क्या है? p। जो भी यहां पर कॉफिशिएंट होगा उसको आप क्या करेंगे? e रेज टू पावर, इसमें अगर वो फंक्शन ऑफ t है तो ठीक, कांस्टेंट है तो ठीक, उसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो e रेज टू पावर p dt इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें सॉल्व करना होगा, हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पे हम दोबारा आएंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक, तो इसका जो नेट सोल्यूशन होगा, जनरली हम सोल्यूशन लिखते कैसे हैं? सोल्यूशन लिखते हैं y सॉल्व करना है, मल्टीप्लाइड बाय पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q टाइम्स पर्टिकुलर इंटीग्रल dt प्लस k। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, y इक्वल्स टू यहां पे 1 अपॉन पर्टिकुलर इंटीग्रल, या फिर इसका इनवर्स यू कहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और पर्टिकुलर इंटीग्रल है क्या इस केस में? e रेज टू पावर, अगर e रेज टू पावर t ऑन दिस साइड तो e रेज टू पावर माइनस पी टी हो जाएगा। पहले चलो इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज e रेज टू पावर p dt इक्वल्स टू q। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज द सोल्यूशन। अब आप यहां पर देखिए कि इसके दो पार्ट हो गए, एक ए पार्ट है और एक ए पार्ट। इस इक्वेशन के दो पार्ट हो गए, तो एक इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला पार्ट है और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला पार्ट है। ठीक है, अब आप देखिए इसमें कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, कौन सा पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। तो सेकेंड पार्ट k e रेज टू पावर माइनस p dt इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एंड दिस इज पर्टिकुलर इंटीग्रल सोल्यूशन। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल
ये वाला पार्ट और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये 2 से बन गया। तो इसका आप मतलब कह सकते हैं कि दिस इज y इक्वल्स टू दिस इज yp एंड दिस इज राइट। हमें मिल गया पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल हम इसको ही क्यों कहेंगे, इसको क्यों नहीं कहेंगे। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में हमेशा कोई कांस्टेंट होगा और वो कांस्टेंट किसी भी इनिशियल कंडीशन से सॉल्व होके आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में हमेशा एक कांस्टेंट होगा और वो इनिशियल कंडीशंस की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे, देन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट वहां से डिफाइन हो जाएगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो तो हमने अभी देखा कैसे सॉल्व करना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन पार्ट है, वहां पे कोई भी कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि उसमें कोई भी इनिशियल कंडीशंस हम यूज नहीं करेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में नो इनिशियल कंडीशंस, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में इनिशियल कंडीशंस। अब जहां पर इनिशियल कंडीशन हम यूज करते हैं उसको हमने क्या कहा था, नेचुरल रिस्पॉन्स। तो जहां पर आप इनिशियल कंडीशन यूज नहीं करेंगे उसको हम कहेंगे फोर्स्ड रिस्पॉन्स। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन जो है ये फोर्स्ड रिस्पॉन्स पे बेस्ड है। क्यों? क्योंकि हियर Q इज द फंक्शन ऑफ टाइम और Q डिनोट्स वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। ठीक है, तो ये Q किसी ना किसी सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी ना किसी एक्साइटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसमें इनिशियल कंडीशंस यूज नहीं होंगी। तो फोर्स्ड रिस्पॉन्स जनरली डिफाइन हम कैसे करते हैं, वेयर ऑल द इनिशियल कंडीशंस आर सेट टू 0। द रिस्पॉन्स where all the initial conditions are set to 0 and excitation sources are taken into the picture। ठीक है, तो हमने दोनों रिस्पॉन्सेस को आपको एक्सप्लेन किया। नेचुरल रिस्पॉन्स जो आपको समझ में आ गया, फोर्स्ड रिस्पॉन्स इज जहां पर हम कोई भी इनिशियल कंडीशंस को यूज नहीं करते हैं, मीन्स इनिशियल कंडीशन सभी 0 होंगी। फोर्स्ड रिस्पॉन्स, ये डिफरेंस क्लियर होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती। फोर्स्ड, आपको कोई एक ऐसा सोर्स जो कुछ करने के लिए फोर्स कर रहा है, जैसे हमने वोल्टेज सोर्स लगाया, तो वोल्टेज सोर्स क्या करेगा, अपनी एनर्जी सप्लाई करेगा, और जब एनर्जी सप्लाई करेगा तो आपको कुछ ना कुछ परफॉर्म करना है। ठीक है, आप या तो उस एनर्जी को हेल्प करें या एनर्जी को अपोज करें, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फोर्स मींस एक्साइटेशन सोर्सेज हैं, कोई भी इनिशियल कंडीशंस नहीं है। ठीक है, तो वेरी सिंपल डेफिनेशन, इट इज द सिस्टम्स रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस मींस एक्साइटेशन सोर्स विद 0 इनिशियल कंडीशंस। तो यहां पर अगर आपके पास कोई नेचुरल रिस्पॉन्स और फोर्स रिस्पॉन्स से रिलेटेड या फिर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के सोल्यूशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप पूछ सकते हैं। जो है उसको स्टेडी रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं। वेल जागृति, यहां पर स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, फिर भी आपने क्वेश्चन पूछा तो हम आपको रिप्लाई देते हैं इसका। देखिए, फोर्स्ड रिस्पॉन्स को स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स से आप रिलेट नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये तो टाइम डिपेंडेंट है, ये अभी किसी ना किसी टाइम पे वेरी कर रहा है। ये सिर्फ इनिशियल कंडीशंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता है, बट इसमें वेरिएशंस हैं, मींस इसकी वैल्यू कम भी हो सकती, ज्यादा भी हो सकती, डिपेंडिंग ऑन द टाइम्स। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स इज समथिंग जो कि एक लिमिट पे जाके फिक्स हो जाता है, उसका लेवल फिक्स हो जाता है, वो फर्दर वेरी नहीं करता है, ना राइज करता है ना डाउन जाता है। ठीक है, तो जब हम स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को एक्सप्लेन करेंगे तब आप देखेंगे कि वो फोर्स रिस्पॉन्स से थोड़ा डिफर करता है। यहां पर कोई भी रिस्पॉन्स हो, चाहे नेचुरल रिस्पॉन्स हो या फिर फोर्स रिस्पॉन्स हो, वो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स हो सकता है या फिर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स हो सकता है, वो इससे डिफरेंट पार्ट है। ठीक है, तो अभी तक जो हमने यहां पर डिस्कस किया
वो डिस्कस किया फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। व्हाट हैपन इफ यू हैव और सिस्टम इज मीन्स गिविंग यू द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो So here this is the second order differential equation and suppose A, B, C are constants, ठीक है। तो इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा हम बाद में देखेंगे, जब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस इन इक्वेशंस में इनकॉर्पोरेट करेंगे तब देखेंगे कि इनका जो सॉल्यूशन फाइंड करना कितना इजी हो जाता है। लेकिन अभी टाइम डोमेन में इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बताया था कि एक से ज्यादा कांस्टेंट्स आएंगे जब आप इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो यहां पे इसके दो रूट्स आएंगे, दो रूट्स होंगे तो दो वैल्यूज आएंगी, मींस दो कांस्टेंट आएंगे और उन दो कांस्टेंट की वैल्यूज को आप सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन इनिशियल कंडीशंस। ये इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू क्या होगा k1 सपोज e रेज टू पावर अल्फा 1t प्लस k2 e रेज टू पावर अल्फा 2t, वेयर अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मतलब हो गया कि अगर सपोज हमने यहां पर लिखा dy बाई dt को हमने एक रिप्लेस कर दिया m से, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल्स टू 0। और इस इक्वेशन के दो रूट्स आएंगे, तो दो रूट्स क्या होंगे अल्फा 1 अल्फा 2, ये आता है माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस 1 अपॉन 2a स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4। तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ a b c यू विल हैव मीन्स अल्फा 1 अल्फा 2 और आप उनको सब्सटीट्यूट करेंगे y में, तो y इक्वल्स टू k1 e रेज टू पावर अल्फा 1t, उसकी वैल्यू मिल जाएगी, e रेज टू पावर अल्फा 2t की वैल्यू मिल जाएगी। अब बात आती k1 k2 की, तो k1 k2 कैसे सॉल्व करेंगे, इनिशियल कंडीशंस की हेल्प से सॉल्व करेंगे। इनिशियल कंडीशंस गिवन होंगी, हम इस पे क्वेश्चंस काफी सारे सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कैसे इनिशियल कंडीशंस आप सॉल्व की हेल्प से कांस्टेंट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये सोल्यूशन होगा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। इन केस सपोज ये इक्वल्स टू 0 नहीं होता और यहां पे कुछ वैल्यूज होती, तो वो किस रिस्पांस को रिप्रेजेंट करता, फोर्स्ड रिस्पांस को रिप्रेजेंट करता, ठीक है।